अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास NGT 602 मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का थीम नंबर 8 है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसका रोल जो है एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है वो हमने आज उसके बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी क्या है? हम बल्कि एक प्लान बनाते हैं, मतलब एक चीज़ को जब हमने किसी चीज़ को अचीव करना होता है तो हम उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमने उस स्ट्रेटजी के मुताबिक अपना सारा प्लान जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है और फिर हमें वो सक्सीड हो जाएगी चीज़। तो स्ट्रेटजी क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपना एक टेबल बनाना है, उसमें लिखना है कि पहले मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड देन वी सक्सीडेड। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर में भी यही है। देखें तो अब यहाँ पर स्ट्रेटजी की डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेटजी इज एन एक्शन प्लान दैट सिंक्रोनाइजेस द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, एंड फॉर अचीविंग अ सेट टारगेट फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। अ पर्सन माइट हैव यूनिक बिजनेस आइडिया दैट ही कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ ही इज अनएबल टू एग्जीक्यूट इट विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, कि उसका जितना मर्जी यूनिक बिजनेस आइडिया क्यों ना हो, वो तब तक उसको प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती अपने आइडिया के लिए। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट की। इट इज़ एसेंशियल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल tangible and intangible resources to achieve its long term and short term goals and objectives for sustainable competitive advantage in industry। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट की ब्रांच है जिसमें हम अपने टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो अगर हमने उसे लॉन्ग टर्म अपना गोल अचीव करना है या शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन भी आ गया। लॉन्ग टर्म हमारे पास 4 to 5 ईयर अगर प्लान हो तो उसके लिए होता है, और अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म में ये होता है कि अगर आपके पास तकरीबन कोई एक 5-6 माह की मुद्दत के लिए कोई एक आधा आपके पास कोई प्लान है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 4 अब कम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास सस्टेनेबल है कि हमारे पास ऐसा कम्पिटिटिव एडवांटेज हो जो हमें बाद में भी जाकर बहुत फ़ायदा दे। ठीक है, इन इंडस्ट्री, और इसका मतलब यह है कि आपने कोई ऐसी चीज़ अब तक इंट्रोड्यूस करवाई है जो मार्केट में नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई है और थोड़ी सी हट के। अगर आपकी कम्पिटिटिव अगर आपकी जो आपने जो मार्केट में चीज़ लेके जानी है नहीं वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो फिर क्या फ़ायदा आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह आप चाहते हैं। ठीक है, एक यूनिक चीज़ जो है वो यूनिकनेस आपके आइडिया में से चली जाएगी क्योंकि आपने तो किसी का आइडिया कॉपी करके उसको सेम टू सेम बना दिए। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता, बल्कि आपका आइडिया प्रॉपर यूनिक होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता ना हो। ठीक है, हमारे पास 3 फेजेस हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। वो है, आपने फेजेस देखनी है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैं, फॉर्मुलेशन, सबसे पहले आपने अपना प्लान फॉर्मुलेट करना है, उसको बनाना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने इवेल्युएशन करनी है कि आपकी मार्केट में क्या रेंज जा रही है, आप किस मुताबिक अपनी जो मार्केट में प्रोडक्ट है या गुड्स हैं आपके, आप किस तरह किस प्राइस में आप बेच सकते हैं और किस तरह लोग उनको ख़रीद रहे हैं। तो ये भी तो बाद में एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपने प्रॉफिट लेना है। द मेन एरियाज कवर्ड अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हमने आगे पढ़ना है। विजन, मिशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ये हमने तमाम चीज़ें आगे पढ़नी है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ हाईलाइट की हुई है मैंने। Strategies formulation analyzing the multiple strategies sustainable competitive advantage for sustainable growth, implementation and operational execution for strategies review measures and control। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, वो पर हमने पढ़ी है। वो क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हमारे पास विजन आ जाता है, हम क्या नज़रिया रखते हैं, हमारा क्या मिशन है, हमारा लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्वायरमेंट को देखना, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट, जिस इलाके में हम रह रहे होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे होते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है हमारी सेल्स पर। स्ट्रैटेजीज, एनालिसिस एंड चॉइसेस, लोग किस चीज़ को मतलब लोग किस चीज़ के ज़्यादा करीब हैं
लोग किस चीज़ को ज़्यादा लोगों को किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। बिजनेस मॉडल्स आपके कौन से हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में आती हैं। इसके ना हम कुछ हैं पीपीटी स्लाइड्स, वो भी देखते हैं। ये रही, यहाँ पे लिखे होंगे, शायद लिखे होंगे कि ये हमारे पास 3 फेजेस हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बिजनेस का विजन एंड मिशन एंड विजन, सॉरी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट स्कैनिंग, strategies formulation, analyzing the multiple strategies, sustainable competitive advantage for sustainable growth, implementation and operational execution for strategy review, measures and control। इवन कि अगर आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं ना कि आपकी एमजीडी के शॉर्ट नोट्स हों, तो यकीन माने ये जो पीपीटी स्लाइड्स है ना, शॉर्ट नोट्स से बहुत बेहतर हैं। पेपर जो है वो ज़्यादातर इसी में से आता है, इसमें से वो चीज़ें आपकी बताई गई हैं जो आपके हैंड आउट्स में हैं। तो शॉर्ट नोट्स की वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर दूसरी हमारे पास एक, पहले तो हमारे पास आई थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाँ, फॉर्मूलेशन में हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती थी। अब हमारे पास फॉर्मूलेशन के बाद जो, अच्छा, अब यहाँ पर ना उन्होंने ओवरलैपिंग्स भी बताई हुई हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर्स ओवरलैप कहाँ कहाँ पर करते हैं। क्रिएशंस एंड ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, इसमें से आप कुछ नेम्स देख लें, ठीक है, जैसे कि क्रिएशन एंड ग्रोथ, बनना और उसकी ग्रोथ किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है आपके बिजनेस की। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप अपना वहाँ से बिजनेस ख़त्म करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ फेम्स, आपकी जो गोल्स हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इंडस्ट्री डायनामिक्स, competitive advantage, product ecosystem, merges, इनोवेशन, competitive advantage for new ventures, वो बिजनेस जो अपना स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है, लोग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, विजन एंड मिशन ऑफ न्यू वेंचर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, स्वॉट एनालिसिस, ये हमने तमाम चीज़ें आगे पढ़नी हैं। तो बेसिक चीज़ तो थी वो, आपने यहाँ पर मेन एरिया जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में कवर होते हैं आपने उनको देखना है। ओके, शायद ये रहा विजन और मिशन के बारे में बताया कि विजन और मिशन यहाँ पर क्या है, लेकिन अब हम अपने हैंडआउट्स की तरफ ही चलते हैं। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन में हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में, अब आपने इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक चार्ट बनाना है, आपने सबसे पहले स्ट्रेटजी देखी है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने एक रास्ते की वो बनाना, मैप बनाना, रोड मैप। तो सबसे पहले आप अपना रास्ता सोचते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पर बनाऊंगा, आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, पेपर पकड़ते हैं और डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। साथ आप शॉप्स भी बिल्ड करते हैं, अगर मस्जिद आ रही हो मस्जिद भी रास्ते में बिल्ड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर यह है कि स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइन एंड पॉलिसीज, डेवलपमेंट, मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, फंक्शनल एरियाज जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D, HR, अलॉन्ग विद पुटिंग स्ट्रेटजीज इनटू रियल टाइम ऑपरेशंस, ये हमारे पास स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद इवेल्युएशन, आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब जो आपने गोल बना लिया, अब न आपने जो गुड्स हैं वो भी सेल करने शुरू कर दिया, अब आपने इवेल्युएशन करनी है, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी और कंट्रोल किस तरह से होना चाहिए। करेक्टिव मेजर्स आपने देखने हैं, रिविजिटिंग स्ट्रेटजीज, ये तमाम चीज़ें इवेल्युएशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ओवरलैपिंग हमने पढ़ लिया है कि ये क्रिएशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, ये हमने तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं कि इंडस्ट्री डायनामिक्स क्या हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज, मर्जर्स, एक्विजिशंस, अलायंस, इनोवेशंस and product ecosystem are some overlapping areas of strategic management and entrepreneurship, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। ये वो प्रोसेस है, ये ऐसा मेथड है जिसमें एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपने आइडिया को देखते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो जान सकें कि उनकी सस्टेनेबल एडवांटेज, कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कितना उन पर उतर सकते हैं, ठीक है, ये कितना अच्छा है। वो मैनेजमेंट प्रोसेस यही है कि आपने अपना आइडिया ले लिया, अब आपने मार्केट में जाना है, उसको सेल करना है। तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ को ध्यान किस किस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ मेथड बाय विच एंटरप्रेन्योर्स assess their ideas viability and implement an appropriate strategy that can ensure to a sustainable competitive advantage ऑफ वेंचर। ये उनके लिए होता है जो अपना बिल्कुल स्क्रैच से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं
उनको हर एक चीज़ के बारे में देखना पड़ता है, ठीक है। मार्केट में जाना, फिर ठीक है अपने बारे में देखना, अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में देखना। दिस प्रोसेस स्टार्ट विद इनिशियल असेसमेंट विच इंक्लूड विजन एंड मिशन। ये जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, विजन और मिशन से स्टार्ट होता है। इसकी इनिशियल असेसमेंट कौन सी है, विजन और मिशन है। उसके बाद ये एनालिसिस में आते हैं जिसमें स्वॉट एनालिसिस है। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये एनालिसिस है। इनके स्वॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है, क्या है ये, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स या अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस वगैरह लिखनी है, बल्कि आपने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में भी लिखना है। When it comes to strategy formulation, there is a need to have to look business at objectives, business levels, corporate level, and global strategy selection. इस फेज में हमारे पास स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड स्ट्रक्चर्स आर रीडिजाइंड एंड डिजाइंड। हम इन चीज़ों को बार बार देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर ऊपर क्या हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। पहले हमने अपने विजन और मिशन को देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस है किस चीज़ के बारे में। फिर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं और देखते हैं कि हम किस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी के बाद हम ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट पे आते हैं कि हमारा बिजनेस जो है यहाँ पर एक्शन प्लान, मतलब हम उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेटजीज इवेल्युएशन में हम प्लान पर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में अपने प्लान पर एग्जीक्यूटेशन करते हैं, फिर उसके बाद मेजर्स एंड इवेल्युएशन करते हैं। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई चीज़ रह जाती है तो फिर हम दोबारा से विजन और मिशन बनाते हैं, फिर हम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों में देखते हैं, फिर हम इन तमाम चीज़ों पर अपना फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद विजन और मिशन के बारे में बताया गया है कि विजन और मिशन क्या है। VN जो यहाँ पर VN statement defines the anticipated future orientation of the business venture, whereas mission statement क्या है कि outlines the company's business objectives and its approach to reach those objectives। अच्छा, VN क्या है, VN आपका नज़रिया, आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में कहाँ पर देखना चाहते हैं, लेकिन मिशन आपका क्या है कि आपने किन चीज़ों को हासिल करना है। आपने अपना गोल हासिल जो गोल आप लेकर चल रहे हैं उस पर आपने किन किन चीज़ों पर अमल करना है, ठीक है। विजन स्टेटमेंट आउटलाइंस करती है कंपनीज की बिजनेस को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को और उनकी अप्रोच को कि वो अपने मकसद पर किस तरह से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब a good vision and good mission must have a philosophy. Vision and mission statement must be aligned with each other। के जो कस्टमर्स और मार्केट होते हैं वो आपस में ओरिएंटेड होते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। कम्पिटिटिव एडवांटेज, कंसर्न फॉर सोसाइटी, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन जो है, ये तमाम चीज़ें विजन और मिशन स्टेटमेंट्स में आते हैं। अब विजन मिशन स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, वो ये हैं कि व्हाट इज़ योर जनरल बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कि आपका बिजनेस किसके बारे में है। व्हाट इज़ योर बिजनेस मॉडल, क्या ये सस्टेनेबल वायेबल बिजनेस आइडिया है। ये 3 सवाल हैं, ये आपने अच्छी तरह से देखना है कि ये हमारे पास विजन और मिशन स्टेटमेंट में हमें लाजमी सोचना चाहिए। अगर आपने विजन और मिशन स्टेटमेंट को क्लियर, आपने इस तरह से देखना है कि आपके पास आपका पर्पस क्या है और आप किस किस चीज़ को देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एग्जीक्यूशन प्लान, bring focus in allocation of resources, establish the culture and tone of your venture, serve as a direction and good and quality standards, set role to deter those strategic partners who cannot from participate for future growth, कि आपको उनसे दूर रहना चाहिए जो आपके फ्यूचर में जब वो पार्टनरशिप करें और आपको उनकी पार्टनरशिप से खतरा हो, ठीक है। फैसिलिटेट इन ट्रांसलेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर, कि आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को लिख परत कर लेनी, आपने लिख लेना उनको। और इट ऑल्सो मोटिवेट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ऑफ द बिजनेस एंड इंडिविजुअल हिंसा मस्ट बी डन। स्वॉट यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
अब उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है कि स्ट्रेंथ्स आर द पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ वो इंटरनल फैक्टर है जो कि एक बिजनेस वेंचर को अचीव करवाता है, उसका विजन भी, मिशन भी, गोल भी और ऑब्जेक्टिव्स भी, जबकि वीकनेस उसके उल्टे हैं। वीकनेस हमारे वो नेगेटिव इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि इनहिबिट द बिजनेस वेंचर्स कैपेबिलिटी, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं, जिससे आप अपना विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट एडवर्सली अफेक्ट द सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द वेंचर। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हैं, या वीकनेस या सिर्फ वीकनेस कह दें या आप स्ट्रेंथ कह दें, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज को बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं। अगर वो स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगी, वीकनेस है तो वो बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं। आपको चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए कि आप किन किन चीज़ों पर उतरते हैं, आमादा होते हैं। आपने अपने डेस्टिनेशन के बारे में लिखना है, एम आई क्लियर अबाउट माई डेस्टिनेशन, आर माई स्किल सफिशेंट फॉर, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इनको कुछ पढ़ लें। उसके बाद वेंचर, जब आपने वेंचर के बारे में देख लें, मतलब अपने बिजनेस के बारे में देख लें, तो आपके पास एक कुछ सवाल होने चाहिए कि आपके वेंचर की, या आप खुद ही सवाल पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास मतलब कि वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है, ये हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम अपने जो गोल्स को एक्सेस कर पाते हैं। दे आर यूजुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है, फाइनेंशियल रेशोज, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन असेसमेंट, बिजनेस ऑपरेट्स अंडर एन इकोसिस्टम that affect its activities, internal factors में जैसे customers, organizational environment, सप्लायर्स माइट बी अफेक्टिंग द बिजनेस। इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से हम चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं बिजनेस को, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट और सप्लायर्स, कंपटीटर्स, टेक्नोलॉजी चेंज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कंपनी इकोनॉमी, सोशल फैक्टर, और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं बिजनेस पर। अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ना है, स्वॉट में हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पढ़ लिया, अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ना है कि वो पोटेंशियल ऑप्शन जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो और आप उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको आप चेंज कर दें और उससे हासिल करें अपने विजन को, मिशन को, गोल्स को और ऑपरेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को। Threats are negatively forces available in the external environment that inhibit business ventures' capability to achieve its vision, mission, goals and objectives. इसमें हमारे पास economic forces, social culture and demographic forces आ जाती हैं, natural environmental forces आती हैं, political governmental forces, legal forces, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और कम्पिटिटिव रिसोर्सेज आ जाती हैं थ्रेड्स में। ठीक है, ये थ्रेड्स वो चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं अपना विजन, मिशन एंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने से। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग इंटेलिजेंस भी जो है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, नैरी प्लानिंग, बेस्ट, अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारे पास टूल्स हैं, ये टूल्स हैं हमारे पास फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑडिट के। मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या है, स्नैरी प्लानिंग क्या है, पेस्ट एनालिसिस में हमारे पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, हमें चारों चीज़ों का एनालिसिस करना है। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल क्या है कि कंपटीशन आपने देखना है इंडस्ट्री में, न्यू एंट्रेंट्स में, पावर ऑफ सप्लायर्स में, पावर ऑफ कस्टमर्स में और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में। तो ये आपके पास कुछ टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, सिनेरियो प्लानिंग, पेस्ट एनालिसिस और पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये हमारे पास सिवरल टूल्स हैं फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल ऑडिट। अब हमने स्वॉट एनालिसिस बिजनेस को देखते हुए अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को हासिल करना। अब गोल्स क्या हैं, गोल्स हमारे पास आर द broad long range attribute that a business seek to accomplish. Goals tends to be general and sometimes even abstract. Goals आपके वो मकासद हैं जिनको आपने हासिल करना होता है, जिससे आप अपना बिजनेस मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, गोल्स हमारे पास गोल्स टेंड टू बी जर्नल एंड समटाइम मस्ट इवन बी abstract. ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास स्पेसिफिक, प्रिसाइज और क्वांटिफाइबल प्लान होना चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉफिटेबल हो और प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़े, ग्रोथ हो और जो बिजनेस है वो मज़ीद आगे तरक्की हासिल करे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, इनोवेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में ही आती हैं कि ऑब्जेक्टिव में हम इन चीज़ों को देखते हैं।
जैसे कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, इनोवेशन को देखते हैं। इनोवेशन पर हमने पूरा थीम नंबर 7 पढ़ा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, कॉस्ट हमारी कितनी है, कितने हमें प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल हम कितने कितने फाइनेंशियल कितने स्टेबल हैं हम, ग्रोथ देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं डेवलपमेंट का, रीस्ट्रक्चरिंग देखते हैं और फिर एम्प्लॉयज़ या वेंचर की परफॉर्मेंस को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, असाइनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, मेंटेन अटेनेबल होना चाहिए, टाइम बोर्ड और रिटर्न होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मकासद हैं आपके, जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब तक इन पर अमल करना है, ठीक है। अब ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है स्मार्ट मॉडल में। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास स्मार्ट मॉडल में आते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्मार्ट मॉडल में आते हैं, वो कौन से हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे पास मज़ीद 5 से 6 साल जो हैं वो चलने होते हैं। अचीव विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 10 years. Strategy is an action plan. Strategy is an action plan that synchronizes the tangible and intangible resources and for achieving a set target for superior performance. It is road of action and entrepreneur draws up to attain the venture mission, vision, goals and objective. तो जब भी आपसे स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन पूछी जाए, स्ट्रेटेजी एक एक्शन प्लान है जो सिंक्रोनाइज करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज को और आपके सेट टारगेट को अचीव करवाने के लिए जो परफॉर्मेंस होती है वो स्ट्रेटेजी में आती है। ये हमारे पास एक रोड ऑफ एक्शन प्लान है जिस पर एंटरप्रेन्योर जो है वो हासिल कर सकता है अपना विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के मैंने 3-4 ऊपर डेफिनेशंस पढ़े हैं, वो भी सेम इसी तरह ही हैं। आप कोई से भी एक याद कर लें अच्छे से, अगर पेपर में आए तो यही लिख दें। उसके बाद हमारे पास जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है उसमें वो आपके पास कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, वेल थॉट होनी चाहिए, वेल इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंश्योरिंग द की सक्सेस फैक्टर्स टू विन द मार्केट शेयर, कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी। ये हमारे पास 3 पॉसिबल स्ट्रेटेजी की ऑप्शंस हैं। तो स्ट्रेटेजी की ऑप्शंस हमारे पास कितनी हैं? 3 हैं। और वो कौन कौन सी हैं कि आपने फोकस करना है स्ट्रेटेजी पर, डिफरेंशिएशन करनी है स्ट्रेटेजी पर और कोस्ट लीडरशिप बनानी है स्ट्रेटेजी पर। अपोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी पोजीशनिंग मॉडल हमारे पास में आते हैं। हमारे पास कुछ नेम्स हैं, हमारे पास कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी, कम्पिटिटिव, ये हमारे पास ही हमने इनको पढ़ना है जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं, ठीक है। कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर जो है वो लो कॉस्ट पर रखकर मतलब अपनी चीज़ों को सेल करता है रिलेटिव टू इट्स कम्पिटिटिव इन द, लेकिन उतनी भी लो कॉस्ट में अपने कि उसको लॉस होने लग जाए, उसने अपने लिहाज से जितनी उसको कॉस्ट पड़ रही है एक चीज़ पर थोड़ा सा उसने प्रॉफिट रख के उसको सेल करना शुरू कर देना है। इसमें हमारे पास मैच प्रोडक्शन भी होती है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ भी होता है और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी होता है। It may trigger price war in the industry. Cost leadership strategy is implied if owner is selling similar product service और कस्टमर जो हैं इसमें हमारे पास कस्टमर जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते हैं बल्कि क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं कि उनको क्वालिटी अच्छी मिले, ठीक है। अगर हमारे इफ कस्टमर्स आर प्राइस कॉन्शियस एंड रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी तो फिर इंडस्ट्री इज जो फिर आपके प्राइस होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। तो फिर आपको प्राइस पर फोकस करना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या है कि इसमें जो हमारे पास कस्टमर्स होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते बल्कि ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। उनको पता, वो क्वालिटी को देखते हैं कि वो कहते हैं कि प्राइस हमें नहीं फ़र्क पड़ता प्राइस से, लेकिन जो क्वालिटी है चीज़ की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन इन स्ट्रेटजी इज़ द स्ट्रेटजी जिसमें एंटरप्रेन्योर सीक टू बिल्ड कस्टमर बेस बाय, जिसमें उसको कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है और उसके उनके मुताबिक एक यूनिक और डिफरेंट फैशन जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जबकि कस्टमर्स जो होते हैं and where the customers also value its differentiation. Differentiation strategy is applied if customers value and demand for differentiation. They are brand conscious, not price conscious, and are not ready to compromise on quality. Focus strategy क्या है कि इसमें आप जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक मार्केट को सिलेक्ट करता है और उसी में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है।
She identifies the market segment, special needs, wants, interests, and approaches them with customized product and services. अब focus strategy में क्या है? Focus strategy itself an entrepreneur can be low cost and she can differentiate. अब वो focus strategy वो एक entrepreneur पे ही होता है कि वो किस चीज़ को कहाँ पर लेकर जाना चाहता है और किस चीज़ को किस तरह से सेल करना चाहता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मार्केट सेगमेंट की को देखकर ही डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, ना कि कस्टमर्स को और ना ही सेल करने वाले को। कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है? कंपिटिटिव एडवांटेज इज डिफाइंड एज यूनिक एडवांटेज ओवर द कंपिटिटर्स एंड एंटरप्रेन्योर गेन्ड बाय ऑफरिंग कंज्यूमर्स ग्रेटर वैल्यू आइदर item of cost or differentiation of products or by services. Competitive advantage and entrepreneur is often superior cost, product efficiency, superior good quality, service quality, superior innovation, upgradation और superior customers engagement. अब competitive advantage क्या है? जिसमें आप अपने मार्केट में वैल्यू लेके गए हैं कंपिटिटर्स से बढ़कर, या आपने प्राइस इस तरह से दिए हैं कि कंपिटिटर से लो हैं, या आपकी क्वालिटी इस तरह से कि कंपिटिटर से क्वालिटी अच्छी है, तो आप अपने कस्टमर्स को वो एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, इसके बदले आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो ये हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज है कि आप compete भी कर रहे हैं लेकिन उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। अब कम्पिटिटिव एडवांटेज में एक एंटरप्रेन्योर को क्या ऑफर करना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट या कॉस्ट की एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी जो वो चीज़ वो सेल कर रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनोवेशन सुपीरियर इनोवेशन होनी चाहिए, अपग्रेडेशन या सुपीरियर कस्टमर की एंगेजमेंट होनी चाहिए, आपका जो कस्टमर है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाए, ठीक है। अब हमने कम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल के बारे में बात करनी है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल रिसोर्सेज एंड कोर कम्पिटेंसीज, हमारे पास कुछ ग्लोबल कम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जो कि क्या है कि लोकल मार्केट अडेप्टेशन, इकोनॉमीज ऑफ सेल, कॉमन ग्लोबल कल्चर, टैपिंग द ऑप्टिमल लोकेशन, एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। ये तमाम चीज़ें हमारे पास ग्लोबल कम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, ठीक है, जिससे हम एडवांटेज हासिल कर सकते हैं अपनी चीज़ को सेल करके। कि आपको लोकल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्लोबल कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, लोकेशन आप कहाँ पर अपने मार्केट को खोल सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, नॉलेज होनी चाहिए, शेयरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब कम्पिटिटिव पोजीशंस हैं हमारे पास, कम्पिटिटिव पोजीशंस में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो मार्केट में होती हैं, जैसे कि मार्केट लीडर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट चैलेंजर और मार्केट नीचर। ये मार्केट लीडर हमारे पास वो लीडर होता है जिसके पास एक मार्केट के में मार्केट शेयर का लार्ज पोर्शन होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। मार्केट चैलेंजर्स वो होते हैं जो इनोवेटिंग मतलब जो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी भी लगाते हैं, टेक्नोलॉजी भी लगा देते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। मार्केट फॉलोअर्स वो होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और मार्केट नीचर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्मॉल इन साइज जो है वो अपनी मार्केट स्मॉल इन साइज रखते हैं लेकिन उनकी मार्केट हाईली कम्पिटिटिव होती है, ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेज शुड बी वैल्यूएबल। कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा होना चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, इनिमिटेबल, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, हाँ सब्सटीट्यूटेबल एंड सस्टेनेबल। कि आपका जो आइडिया है, चाहे जो आप प्रोडक्ट सेल करो, चाहे जो वो आपका आइडिया ही है या आप मार्केट में चले ही गए हैं, तो आपका जो आइडिया या प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल, रेयर होनी चाहिए, इनिमिटेबल होना चाहिए। आपकी जो आइडिया है, अगर फॉर एग्जांपल नॉन सब्सटीट्यूटेबल का मतलब क्या है कि आपको प्यास लगती है, पानी भी है पीने के लिए और जूस भी है और बोतल भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है पीने के लिए, तो आप पी तो सकते हैं जब आपको प्यास लगे, लेकिन सबका काम अपना अपना है, टेस्ट अपना अपना है। तो आपका जो आइडिया है वो सबसे यूनिक होना चाहिए और मार्केट में अवेलेबल हो कि लोग जो हैं उसको खरीद सकें। आपका आइडिया जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, किसी से मैच ना करता हुआ हो। कंपटीशन इन एनालाइज थ्रू मैनी टूल्स। कंपटीशन के कुछ टूल्स हैं जैसे कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस टूल है। जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत से रेवलरीज होती हैं, बहुत से तजाद पैदा होते हैं, उन तजाद के बारे में पढ़ना कि वो कौन से तजाद हैं। तो हमारे पास कुछ 5 फोर्सेस मॉडल हैं जो हम एक मार्केट में देखते हैं, ठीक है। कंपटीशन जो है वो एनालाइज होता है पोर्टर्स 5 मॉडल्स के ज़रिए, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ये रहा पोर्टर्स 5 मॉडल कि इसमें हमारे पास रेवलरी जो इंडस्ट्री की अपनी रेवलरी होती है, फिर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रीज आती हैं, ठीक है।
बारगेनिंग पावर होनी चाहिए सप्लायर्स की, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और फिर बारगेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स। ठीक है, जो खरीदने वाले होते हैं उनकी बारगेनिंग, आपकी बारगेनिंग, थ्रेट्स का खतरा होना और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के थ्रेट्स का खतरा होना। ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपके जो हैं पोर्टर्स 5 रूल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ही देखते हैं, बल्कि इनके कुछ आगे से हैं कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में हमारे पास बैरियर्स ऑफ एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ सेल, ब्रांड लॉयल्टी, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कम्यूटेटिव, ये आपने इन सबके पढ़ लेने हैं कि बारगेनिंग पावर्स में हमारे पास कस्टमर्स कितने हैं, कि हर कस्टमर का साइज कितना, एक कस्टमर का कितना ऑर्डर है। ठीक है, क्या उनकी प्राइस है। फिर उसके बाद थ्रेट्स में हमारे पास ये आते हैं कि कोई मार्केट में अगर कोई आ रहा है तो वो प्रोडक्ट कौन सी लेकर आ रहा है, जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्ट पर कितना असर करती है, आपकी सेल्स पर कितना असर करती है। बारगेनिंग ऑफ पावर ऑफ सप्लायर्स, जिससे आप अपनी चीज़ें खरीदते हैं वो आपको किस लिहाज से चीज़ें जो है वो सेल करता है। अब क्राइटेरिया हमारे पास आ जाती हैं कि जिससे हम अपने इवेल्युएट कर सकते हैं स्ट्रेटजीज को। वो 3 किस्म की हमारे पास होती हैं, कंसिस्टेंसी, कंसोनेंस एंड फाइजिबिलिटी। फिजिबिलिटी, ये 3 क्राइटेरियाज हैं हम जिससे अपनी इवेल्युएट कर सकते हैं स्ट्रेटजीज को। कंसिस्टेंसी क्या है, जिसमें आ स्ट्रेटजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स, जिसमें हमारे पास गोल्स और पॉलिसीज प्रेजेंट नहीं होती। कॉन्सोनेंस क्या है कि रेफर्स टू द नीड ऑफ फॉर स्ट्रेटजिस्ट टू एग्जामाइन सेट ऑफ ट्रेंड्स, जिसमें आप सेट ऑफ ट्रेंड्स को देखते हैं कि एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। फिजिबिलिटी में हम फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं एंटरप्राइज के। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब हमें स्ट्रेटेजी की इवैल्यूएशन चेकलिस्ट देखनी है, इसमें आते हैं, नोट्स में आते हैं, और यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि यहाँ पर सारे आपको सप्लायर्स के नेम वगैरह बताए हुए हैं कि थ्रेड्स ऑफ एंट्री में क्या है, बार्गेनिंग ऑफ पावर सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थ्रेड्स, इसके बारे में ये सारा कुछ बताया गया। अब यहाँ पर कंसोनेंस या कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया। स्ट्रेटजी में हमारे पास इवैल्यूएशन होती है कंसिस्टेंट में, कंसोनेंस में और फिजिबल में। अब हमारे पास कम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास होना चाहिए, उसकी चेकलिस्ट है हमारे पास कि हम स्ट्रेटजीज को किस तरह से देख सकते हैं कि हमने कम्पिटिटर्स रिएक्शन टू स्ट्रेटजीज, कंपिटिटर्स स्ट्रेटजीज चेंज, कंपिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेंज, कि कंपिटिटर्स का स्ट्रेटजी पर क्या रद्द-ए-अमल होता है, कंपिटिटर्स की स्ट्रेटजी किस तरह से बदलती है, कंपिटिटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, उसके बाद कंपिटिटर्स की सेटिस्फेक्शन देखनी है कि वो मार्केट की पोजीशन और प्रॉफिट से कितना सेटिस्फाई हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल रिव्यूज़ आ जाते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को देखने चाहिए। फाइनेंशियल रिव्यूज़ में हमारे पास आ जाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर, डेब्ट टू इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, सेल्स और एसेट ग्रो। ये आपकी तमाम चीज़ें जो हैं ये फाइनेंशियल रिव्यू में आनी चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर को देखनी चाहिए। ये रही, ठीक है, ये चेकलिस्ट हमने पढ़ ली। उसके बाद फाइनेंशियल रिव्यू आ गया। फाइनेंशियल रिव्यू में आपने सारी चीज़ें देख लेनी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर, डेट टू इक्विटी रेशो, अर्निंग्स पर शेयर, सेल्स ग्रोथ और एसेट ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आ जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी है, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने एरियाज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव को मेजर करते हैं अपने सेट टारगेट्स के मुताबिक और टाइमलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक। ठीक है, सिमिलरली फॉर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन पॉलिसी ऑडिट, ह्यूमन ऑडिट आर डन, के रिव्यू के लिए हमारे पास जो इवैल्यूएशन ऑडिट होता है, ह्यूमन ऑडिट होता है, वो हो गया होता है, मतलब चेक हो गया होता है। ठीक है, along with the corporate social responsibility and ethical responsibilities are also analyzed, कि corporate social responsibilities के साथ साथ ethical responsibilities भी analyzed हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी आ रहा है। बेसिकली जो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हमारे पास एक बुक का नाम है जो डब्ल्यू चैन किंग और रेनी मोबॉर्गने ने लिखी थी। ठीक है, ये बुक इनकी तरफ से लिखी गई है, इसमें मार्केट के बारे में ही बात की जा रही है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हमारे पास ये है कि हम एक मार्केट में अनकंटेस्टेड मार्केट, मतलब जहाँ पर हमारे साथ उसका कंपटीशन ना हो, या
जिसको कह सकते हैं कि ऐसी मार्केट जिसमें आप बिल्कुल हट के अपनी चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. This is called blue ocean strategy. जबकि जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी, जबकि जो रेड ओशन स्ट्रैटेजी है वो इजी है, जिसमें हमारे पास इतना कंपटीशन नहीं। इस रेड ओशन स्ट्रैटेजी में बेसिकली कंपटीशन होता है, लेकिन उसमें हम अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। जबकि जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होती है इसमें हम अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जो मार्केट है वो हमसे कम्पीट कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका उस मार्केट से कम्पीट आप उस मार्केट से कम्पीट तब करेंगे जब आप किसी के मुकाबले कोई चीज़ लेके आएंगे। जब आप चीज़ ही अपने हट के बनाएंगे, कोई न्यू चीज़ लेकर आएंगे मार्केट में, तो आप उनको मार्केट में किस तरह से कंपटीशन कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ। Market Blue Ocean strategy suggests how to create uncontested market space and make the competition irrelevant, जिसमें आप uncontested market space में जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है वो कंपटीशन और आप कंपटीशन को irrelevant बना देते हैं, ठीक है। मार्केट इस स्ट्रेटजी में जो ओशन है एक स्ट्रेटजी मार्केट है, और उस मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन विद शार्क मीन हाई कंपटीशन विद लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब एक ओशन का पार्ट जो है उसमें एक हाई कंपटीशन है लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी है, और दूसरा जो है कि आपका लेस कंपटीशन है लेकिन जो लेस कंपटीशन है सर्वाइवल इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और लेस कंपटीशन है और जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो मार्केट में है वो सबसे हट के है, ठीक है। अर्लियर इज कंसिडर्ड एज रेड ओशन एंड लेटर बिगेन कंसिडर्ड एज, पहले हम रेड ओशन में देखते हैं कि रेड ओशन स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, जिसमें कंपटीटर्स जो है कम्पीट करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट से, उन्होंने कंपटीशन को बीट करना होता है और एग्जिस्टिंग डिमांड्स को भी देखना होता है। इसमें कॉस्ट ट्रेड ऑफ डन होती है, इसमें होल मार्केट सिस्टम की स्ट्रेटजीज को देखा जाता है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन की जाती है, लो कॉस्ट को देखा जाता है। जबकि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में हम एक अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस को बनाते हैं, जब उसमें हम अपनी मार्केट बनाते हैं, अपनी चीज़ अपने आइडिया को अलहदा से लेकर जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन जो है वो इरेलीवेंट हो जाता है क्योंकि न्यू डिमांड को आपने पकड़ा होता है। आफ्टर विच देयर वुड बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन, क्योंकि आपका और बाकी चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है, तो इसलिए आपकी कॉस्ट जो है उसका भी कोई मुकाबला नहीं होगा किसी चीज़ के साथ। Blue ocean theory, supply exceed demand, more options are available as customers globally and price war has increased, ठीक है। Profit margins are shrinking, brand are becoming more similar and selection is based on price। ये हमारे पास नीचे 3 core principles आ जाते हैं BOS के, Blue Ocean System के। तो क्या है, रिकंस्ट्रक्ट मार्केट को, रिकंस्ट्रक्ट करना मार्केट के बाउंड्रीज को, रीच बियॉन्ड मार्केट एग्जिस्टिंग डिमांड, गेट द स्ट्रेटजी सीक्वेंस राइट। जी, तो ये हमारे पास ब्लू ओशन और रेड ओशन का था, वो हमने यहाँ से देख लिया। यहाँ पे भी ब्लू ओशन रेड ओशन के बारे में ही बताया गया। अब ब्लू ओशन ये रहा कि हमारे पास ब्लू ओशन क्या है और रेड ओशन ये रही कि आप मार्केट को किस तरह से अनकंटेस्टेड बना सकते हैं और कंपटीशन को किस तरह से इररेलेवेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ लें। अब ब्लू ओशन और रेड ओशन के दरमियान में हमारे पास वैल्यू इनोवेशन आती है, ठीक है। अब वैल्यू इनोवेशन में हमारे पास क्या है कि वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ को हमने देखना जो कि कन्वेंशनल बिलीव है, और फिर डिफरेंशिएशन को देखना है, डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट सिमल्टेनियसली, डिफरेंशिएशन भी हो और आपकी कॉस्ट जो है वो भी लो हो, जिसमें हमारे पास ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आ जाती है। द राइजिंग इम्पेरेटिव ऑफ क्रिएटिंग ब्लू ओशन में हमारे पास क्या होता है कि सप्लाई जो है वो एक्सीड हो डिमांड पे, ग्लोबलाइजेशन हो, प्राइस की इंक्रीज, प्राइस वॉर, श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ब्रांड्स आर बिकमिंग मोर सिमिलर, ये हमने पढ़ लिया है। BOS मतलब कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज भी हमने पढ़ लिया कि रिकंस्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज, रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड, ठीक है। हमने गो फॉर अनकंटेस्टेड प्लेस के लिए स्पेस के लिए देखना है, ओवरकम बिलीव्स को देखना है, और फिर वैल्यू इनोवेशन को देखना है। उसके बाद हमारे पास लॉजिक्स आ जाती हैं, कुछ हमने इनको पढ़ लेना है ज़्यादातर कि इंडस्ट्री में जब हमारे पास बाउंड्रीज कंपटीशन होता है तो हेड टू हेड कंपटीशन क्या होता है, और जब हम क्रिएट करते हैं मार्केट को तो क्या होता है, इंडस्ट्री फोकन और राइवल्स
विद इन इट्स इंडस्ट्री, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, वैसे तो इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसको पढ़ लें। और यस, देखते हैं यहाँ पर क्या है। रिकंस्ट्रक्ट मार्केट, जब हम मार्केट बाउंड्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हेड टू हेड में हमारे पास इंडस्ट्री में हमने लुक अक्रॉस अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज को भी हमने देखना होता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप में हमने इंडस्ट्री में भी हमने अपने स्ट्रेटजीज को देखना होता है, बायर ग्रुप्स को देखना होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग, ये आपने एक बार पढ़ लेना, कंपटीशन इज देयर। और वैसे तो ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं, इनमें से एक आता, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लें कि पूछा जा सकता है कि फोकस इज ऑन अडेप्टिंग टू एक्सटर्नल ट्रेंड्स एज देकर, तो ये क्या टाइम्स और ट्रेंड्स हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड, कि आप लोगों की डिमांड्स पर पहुँच गए हैं, आपको पता चल गया कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास दो बेसिक कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज है आर चैलेंज, कि फोकस इज़ नॉट, आपके लिमिटेड कस्टमर्स पर फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इन एडिशन टू दैट these strategies drive for finer segment to accommodate buyer differences. Mobile phone applications are perfect of this new demand creation. ठीक है, आपने नॉन कस्टमर्स को भी टारगेट करना होता है, बल्कि आपने उन्हें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को नहीं देखना होता, नॉन कस्टमर्स को भी टारगेट करना होता है। गेट द स्ट्रेटेजी सीक्वेंस राइट, इसमें आपने क्या देखना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही सेल हो रही हैं, चाहे वो सप्लायर ले रहा है चाहे वो बायर ले रहा है, और आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो फिर आपने अपने प्राइस को चेक करना है कि आप प्राइस बहुत ज़्यादा आसान है बायर के लिए या बहुत ज़्यादा आसान है सप्लायर को सेल करना। उसके बाद आपने देखना है कि आप कॉस्ट जो है उसको कितना बढ़ा सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो अपने स्ट्रेटेजिक प्राइस को भी देखना है। इफ़ यस, अगर अगर आप बढ़ा सकते हैं या अगर आप नहीं बढ़ा सकते, तो देयर इज़ नीड टू हैव नॉलेज अबाउट अडॉप्शन हर्डल्स, फिर आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक कैनवास क्या है, स्ट्रेटेजिक कैनवास कैन बी यूज इन ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज, जहाँ पर हम बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स को देख सकते हैं जो इंडस्ट्री में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, उनको हमने अपने कीप इन माइंड में रखना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना होता है कि वो मैयर कि वो मार्केट में किस तरह से एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। अब इन स्ट्रेटेजीज की वजह से हम अपने जो चीज़ें हैं या जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी प्राइस को हम ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 एक्शंस होते हैं जो ब्लू ओशन में बनते हैं, वो स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या, रिड्यूस, क्रिएट, रेज और एलिमिनेट, इन 3 चीज़ों को हम दे सकते हैं। रिड्यूस, प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट, हम क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने ग्रोथ को रेज कर सकते हैं, और जब कभी हमारे जो प्राइस है एलिमिनेट या जो प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करने का टाइम आता है तो हम उसको एलिमिनेट भी कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी कैनवास हमारे पास यहाँ पर लिखा हो शायद नहीं, यहाँ पर स्ट्रेटेजी कैनवास के बारे में नहीं लिखा गया, तो स्ट्रेटेजी कैनवास के बारे में ना आपने यहाँ से ही पढ़ लेना है। स्ट्रेटेजी कैनवास हमारे पास कैन बी यूज्ड इन ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वेयर मल्टीपल फैक्टर्स इन इंडस्ट्री कैन बी कम्पीट, और फिर आपने ये देख लेना कि जो 4 एक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, रिड्यूस, क्रिएट, रेज एंड एलिमिनेट।